अलग केस हम लोग देखो पढ़ते हैं। अगर मुझे एसोसिएशन या पॉलीमराइजेशन हो, ठीक है ना, तो उस केस में वान हाफ फैक्टर कितना होता है। तो जरा ये देखो ध्यान से, एसोसिएशन मतलब क्या होता है या पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड हो और ये कंबाइंड होकर बड़ा मॉलिक्यूल का वेट का कंपाउंड बना, जैसे मान लो ए बी स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट है और एक बड़ा सा कंपाउंड बन गया सी हैवियर मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। या इसी में देखो ऐसे में बोल सकता हूं कि आपके पास देखो एन ए मॉलिक्यूल है और ये देखो एसोसिएट होके, कल भी आपको बताया था मैंने, ये क्या हो जाता है, ठीक ना, ए और सफिक्स में क्या लिखते हो एन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ठीक ना, पॉलीमराइजेशन। अगर एन की वैल्यू 2 हो तो डाइमराइजेशन, 3 हो तो ट्राइमराइजेशन, ऐसा कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वान हाफ फैक्टर, अगर देखो ध्यान से इस फार्मूले को, पहले इसका जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो जनरल फार्मूला ये हो गया 1 प्लस, वहां क्या था देखो, आप याद करिए क्या था, 1 माइनस एन इंटू अल्फा था। यहाँ पे क्या करना है, 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, मैंने ऐसे जूम कर लिया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस बनता रहे। बीटा इज क्या है देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इस केस में देखना तुम ध्यान से कि जो वान हाफ फैक्टर जो आता है ना, ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। डिसोसिएशन के केस में क्या आता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, और एसोसिएशन के केस में क्या आता है, हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 ही, मतलब हमेशा लेस देन 1 ही आता है, ठीक है ना। इक्वल टू 1 केवल एक ही केस में होता है, और वो केस कौन से होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छे से याद रखे रहिएगा। अब इस पे भी थोड़ा एग्जांपल कर दिया जाए, जैसे मैं पूछूं तुमसे कि कैलकुलेट वान हाफ फैक्टर, ठीक ना, ऑफ, ठीक, कुछ भी ले, ऑफ एक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, ऑफ, ठीक है ना, ले लेते हैं ऑफ CH3COOH, ऐसे में दे रहा हूं CH3COOH, इफ CH3COOH इज एसोसिएटेड, कोई एक परसेंटेज दे दे रहा हूं, इफ CH3COOH इज एसोसिएटेड, ऐसा क्वेश्चन देता है आपसे, एसोसिएशन भी दे देता है, एसोसिएटेड कोई एक परसेंटेज ले लेता हूं, एसोसिएटेड अप टू, कुछ भी ले लीजिए, अप टू 10%, ठीक है ना, इसे एसोसिएटेड अप टू 10%, यही लिख देता हूं मैं, एसोसिएटेड अप टू 10%। ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है, और जबकि आपका एसिटिक एसिड एसोसिएट हो रहा है अप टू 10%, ये भी दिया रहेगा इन कहाँ एसोसिएशन होता है, तो इन आपको मान लो दे रखा है कि आपका जो है बेंजीन में, ये आपका इसका एसोसिएशन होता है इन बेंजीन, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट में एसोसिएशन होगा, तो ये भी देना जरूरी रहेगा, ठीक ना, किसमें होता है उसका कोई काम नहीं है, लेकिन पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ही आती है। तो सबसे पहले देखो, ठीक है ना, आपको क्या हो रहा है कि एसोसिएटेड, अब एसोसिएटेड पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि ये डाइमर बन रहा है कि ट्राइमर बन रहा है, तो क्वेश्चन में हमेशा याद रख के रहना, कहीं ना कहीं से इज एसोसिएटेड, है ना, ये जो एसोसिएटेड है ये एसोसिएशन है क्या, क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो ये एसोसिएटेड दे दे तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग हमेशा ले लेंगे डाइमराइजेशन हो रहा है, क्वेश्चन में एक बार नहीं और पढ़ना, ठीक है ना, या तो इसका रिएक्शन दिया रहेगा, या तो यही लिखा रहेगा इज डाइमराइजेज अप टू 10%, इज ट्राइमराइजेज अप टू 10%, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रख के रहना, ये देना जरूरी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन जो दे रखी थी मैं लिख दे रहा हूं, 2CH3COOH प्रोड्यूसेस, ये देखो ध्यान से CH3COOH, और ये क्या हो गया होल ट्वाइस, ये तुम्हें इस रिएक्शन में दे रखा था। तो ये रिएक्शन में अगर दे रखा था तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया, दो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डाइमर बना रहा है, तो यानी एसोसिएशन क्या हो गया यहाँ, डाइमराइजेशन। अब तो कुछ करना ही नहीं, देखो मुझे क्या करना है, वान हाफ फैक्टर फार्मूला बोलो, जब तक फार्मूला याद ना हो तब तक आप फार्मूला लिख के क्वेश्चन करिएगा, ठीक ना, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू बीटा, सब वैल्यू पता है, एन की वैल्यू बोलो कितना हो गई 2, 2 मोल देखो यहाँ से ये एसोसिएशन हो रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा, ठीक ना, इधर से देख लीजिए। फिर अगला देखो ध्यान से, बीटा की वैल्यू है ना, बोलो बीटा कितना हो जाएगा, कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, 10%, तो 10% मतलब क्या हो गया बोलो, 10 बाई 100, यानी कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 0.1। अब तो वान हाफ फैक्टर बताने की दिक्कत नहीं होगी, क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू कितना हो गया देखो 0.1। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको ना, सॉल्व कर ही लेंगे आप, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वान हाफ फैक्टर आई की वैल्यू आप देखेंगे तो आ जाएगा 0.95, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है ना, बात समझ में, कैलकुलेशन आप
हर क्वेश्चन जो भी कराता हूं उसका प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप उसको जो है अच्छे से चेक करके आंसर लिखा करिए। तो ये हो गया आपका 1/2 फैक्टर कितना आएगा, मतलब जनरली गलत नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, तो आप इसको याद रखें। और जो भी करेक्शन होगा क्वेश्चंस में वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी देता हूँ, भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका 1/2 फैक्टर कितना आ जाएगा 0.95। चलिए अगला 2 क्वेश्चन और मैंने लिखा है, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर आपको बीटा पता है और आपसे पूछे 1/2 फैक्टर, तो फार्मूला क्या लगाना है, 1 + 1/n - 1 × बीटा। बाकी तो समझदार है, समझ गए होंगे आप इतने से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं उधर, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बन जाए बहुत अच्छी बात है, दोनों अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, जेईई के आए हुए क्वेश्चन, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है ना। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक के। तो अगर आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो ध्यान से देखिए। पहला वाला जो क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4, बहुत सारे लोग इस कंपाउंड का नाम जानते होंगे, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है नेस्लर रिजेंट, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम लोग पढ़ेंगे, नेस्लर रिजेंट क्या होता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके केस में बताना है कि जो आपका K2HgI4 बनता है, किससे किससे बनता है, पोटेशियम आयोडाइड से और HgI4 से। तो क्या होता है, जो आपका 1/2 फैक्टर है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसी से पता चलेगा। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास आपको दे रखा है क्वेश्चन में पहले वाले का आंसर, देखो पोटेशियम आयोडाइड है, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, देखो HgI4 से, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, देखो K2Hg और क्या बन रहा है, देखो I4, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो K2HgI4 बन गया और इधर से रिएक्शन हो गया। अब हमें रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, देखो पोटेशियम इधर 2 है तो 2 पोटेशियम भी इधर आपको करना पड़ेगा, तो 2Ki रिएक्टेड विद HI4, ठीक ना, HgI4, और प्रोड्यूस क्या हो गया तुम्हारा HgI4, ठीक है ना। अब खूब अच्छे से देखो, हमें बताना है कि घट रहे हैं, 1/2 फैक्टर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखना ध्यान से। तो अगर तुम ऐसे देखो रिएक्शन देख के, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइंड होके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे, अब इसमें देखेंगे कि आपका जो डिक्रीज करेगा 1/2 फैक्टर इंक्रीज करेगा, ये अपने को देखना है। तो अब देखना खूब अच्छे से, यहां से अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं पोटेशियम आयोडाइड को, तो देखो क्या हो गया, 2K+ हो गए, और क्या हो गया, आयोडीन के ऊपर 1 माइनस, और आयोडीन भी 2 है, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है जिसको तो तोड़ने की जरूरत है नहीं, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो गया, देखो इधर कितने आ गए अपने पास, आयन हो गए 4, ठीक है ना। और अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, खूब अच्छे सीखेंगे, तो ये 2K+ और ये क्या ब्रेक हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी HgI4 के ऊपर -2। तो यहाँ हम लोग टोटल आयन निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल आयन देखो कितने हो गए, टोटल आयन यहाँ कितने हो गए 3, और टोटल इधर कितने हो गए 4 आयन, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से क्या हुआ, इधर से 4 आयन, इधर से 3 आयन, तो यानी क्या हुआ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलके छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे, ये तो बात सही थी। और आयंस भी देखो इधर 4 था, इधर 3 था, तो आई तब समझ में आ गया होगा, 1/2 फैक्टर बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही तुम्हारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे से याद रखे रहना, नहीं तो पता चले आपको लगे नहीं इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा जो है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक बार उसको भी आप खुद से ट्राई करिए, बाकी मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखना इसमें क्या है, थोड़े से आयनिक इक्विलिब्रियम का भी काम है, ठीक है ना, तो वहां से पीएच स्केल का थोड़ा सा यूज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है HCl एसिड दे रखा है, सबसे पहला काम यही करिए, एक्वस दे रखा है, एक्वस मीडियम में हम लोग इसको जरा ब्रेक कर देते हैं, H+ और क्या हो गया Cl-, ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से, आपको इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं, लेट कर लिया मैंने, ठीक है, वो आपको गिवन है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका
जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मान लिया मैंने A, ठीक ना, ये मैंने एज्यूम कर लिया, A की वैल्यू आपको पता है बाद में रख दी जाएगी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ये आपका वीक एसिड है, तो यानी हमें अब क्या एज्यूम करना पड़ेगा, बोलो, डिग्री ऑफ, ठीक ना, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा, ये भी हमने एज्यूम कर दिया। तो फाइनल कंसंट्रेशन लिखोगे तो 1 मोल से कितना निकलेगा अल्फा, तो A से कितना निकलेगा A अल्फा, यानी इसका मोल कितना हो गया A माइनस A अल्फा। अब देखो ध्यान से 1 मोल से 1 मोल जो यहाँ पे निकलता है, इसको आपको अच्छे से बताया हूं मैं, हाईलाइट कर लिया करो। तो 1 मोल से कितना मिल गया 1, तो A अल्फा से कितना मिल गया A अल्फा, 1 मोल से कितना मिल गया 1, तो A अल्फा से कितना मिल गया A अल्फा। ये हमने सबके कंसंट्रेशन लिख लिए। अब देखना ध्यान से कैसे हमें अल्फा पता चल जाए, ठीक है ना भाई, अल्फा पता चल जाएगा, ये तो पता ही है, A की वैल्यू कितनी है 0.01 मोलर के बराबर, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो अब देखना आपको जो जो गिवन है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, पीएच आपको दे रखा है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl, ये क्या दे रखा है तुम्हें, देखो 3 के बराबर, तो यानी A की वैल्यू अपने को पता है, A की वैल्यू कितनी है 0.01, ये अपने को पता है, ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से, अगर यहां से हम लोग pH मतलब आपको अच्छे से पता है, pH मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। अब आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में जो pH है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी माइनस यहां से देखो क्या हो गया log 10, और ये क्या हो गया देखो H प्लस, ध्यान से देखते रहना। तो यहां से अगर हम लोग, ठीक है ना, यहां से हम लोग H प्लस आयन निकाल लें, H प्लस आयन निकाल लें तब अपना काम हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग H प्लस आयन निकालेंगे तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा, 10 की पावर, अभी देखो माइनस ऊपर इधर भाग जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, तो ये अपने को मिल गया देखो H प्लस आयन। अब क्वेश्चन अपना सॉल्व होने वाला है, जब अपने को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अब अल्फा अपने को मिल जाएगा। कैसे, यहाँ भी देखो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, A अल्फा के बराबर, और कंटेनर में जो गिवन है आपको वहां से मिल गया H प्लस आयन कितना है 10⁻³ के बराबर। तो यानी अब देखो ध्यान से क्या हो गया, A अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 10⁻³ ध्यान से देखते रहना। तो A की वैल्यू क्या हो गई बोलो, एक तो अल्फा की वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू तो पता है, यानी अल्फा क्या हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई A, ठीक है ना। अब देखो A की वैल्यू अगर इसको मैं लिखूंगा तो कितना हो गया 10⁻, देखो -2, तो यानी ये क्या हो गया देखो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻²। अब ये कितना हो गया देखो 10⁻⁻1, यानी कितना हो गया 0.1, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू मिल गई भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.1। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वांट हाफ फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो वांट हाफ फैक्टर अब देखो कितना हो जाएगा, निकाल दिया जाए फट से, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, देखो ध्यान से, कितने मोल बचे हुए हैं कंटेनर में, तो कंटेनर में A माइनस अल्फा, या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, N की वैल्यू 2 है ना, डिसोसिएशन हो रहा है, उससे भी करके दिखा देता हूं, इससे भी। तो वांट हाफ फैक्टर क्या होता है भाई, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस A अल्फा, प्रोडक्ट में देखो अगला है A अल्फा, और दूसरा प्रोडक्ट भी है A अल्फा, इनिशियल टेकन है A अल्फा कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और आप देखेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.1, यानी कितना हो गया 1.1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे जिसको याद रखे रहना, ठीक ना, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके बाद हम डायरेक्ट वाले मेथड से भी कर सकते थे, और डायरेक्ट वाला फार्मूला भी आपको पता है क्या था, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। n की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है 2 -1 कितना हो गया 1, अल्फा की वैल्यू 0.1, 1 इंटू 0.1 है 0.1, 1 प्लस 0.1 कितना आ गया 1.1। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, फार्मूले से भी कर सकते, मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगता है। तो सब्जेक्टिव अगर रहे तो ऐसे लिख के कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव रहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्कूल एग्जाम में ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और बाकी आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला भी और मेथड भी, तो गलतियां कम से कम होती हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।